सो हेलो है हाय। और हम लोग इस चैप्टर में करने वाले हैं मिसलेनियस न्यूरो इमेजिंग एमआर टेक्निक्स। इन दिस चैप्टर फ्यू मिसलेनियस एमआर टेक्निक्स जो कि न्यूरो इमेजिंग की है वो डिस्कस की जा रही हैं, जैसे कि ससेप्टिबिलिटी, वेटेड एमआरआई, फंक्शनल एमआरआई एंड सीएसएफ फ्लो स्टडीज़ वगैरह। सो व्हाट इज फंक्शनल एमआरआई? So, functional MRI is a non-invasive MR technique to map or localize brain areas which are responsible for the particular task, and patient is asked to perform a particular activity like finger thumb up position and T2 star weighted and EPI sequence is run. तो फंक्शन हमारा ही नॉन इन्वेसिव हमारा टेक्निक होती है मैप एडोकलाइज करने के लिए ब्रेन एरिया जिसमें कि रिस्पॉन्सिबल होते हैं फॉर द पार्टिकुलर टास्क। पेशेंट टास्क बोला जाता है टू परफॉर्म करने के लिए पार्टिकुलर एक्टिविटी फिंगर थंब पोजीशन एंड T2 वेटेड API सीक्वेंस इज रन किया जाता है। एंड द ब्रेन एरियाज जो होते हैं रिस्पॉन्सिबल होते हैं फॉर द एक्टिविटी के लिए एंड सेंसरी एंड मोटर कॉर्टेक्स सो इंक्रीज्ड सिग्नल्स। सो इसका मैकेनिज्म क्या होता है? फंक्शनल एमआरआई इज बेस्ड ऑन द कंसेप्ट ऑफ ब्लड ऑक्सीजन लेवल डिपेंडेंट। फंक्शनल एमआरआई बोल्ड इमेजिंग पे बेस्ड होता है। बोल्ड का फुल फॉर्म है ब्लड ऑक्सीजन लेवल डिपेंडेंट इमेजिंग। एंड डी ऑक्सी हीमोग्लोबिन is paramagnetic while oxyhemoglobin is diamagnetic related to the surrounding tissues, and presence of deoxyhemoglobin causes microscopic field variations in the and around the microvasculature, resulting into signal drop on T2 or T2 star weighted images. When any brain area is activated by the particular task, blood flow to the area increases। जब किसी भी ब्रेन के एरिया में एक्टिवेट होता है पर्टिकुलर टास्क, ब्लड फ्लो टू दैट एरिया इंक्रीजेस। सो दैट दिस इंक्रीज इन द blood flow is much more than that metabolic demand, with the resultant increased amount of the oxyhemoglobin and relatively less deoxyhemoglobin in that area. So this leads to increased signal in the area of less deoxyhemoglobin। and फंक्शनल एमआरआई जो होती है इंक्लूड करती है पैराडिज्म और टास्क टू स्टिमुलेट ब्रेन एरियाज एक्टिव। पैराडिज्म इंक्लूड मोटर, लैंग्वेज एंड कॉग्निटिव टास्क एंड पैसिव पैराडिज्म इंक्लूड करता है टैक्टाइल, ऑडिटरी और विजुअल स्टिमुलाई को। यूजुअल एरियाज मैप्ड आर एंड टास्क include finger tapping, position of thumb with fingers for sensory motor cortex activation, light flashing और visual cortex, sound tones for auditory cortex वगैरह। तो देख सकते हैं पहले यहाँ पे। तो फंक्शनल एमआरआई बोल्ड पे बेस्ड होता है, ब्लड ऑक्सीजन लेवल डिपेंडेंट इमेजिंग होती है, एंड डीऑक्सी होमोग्लोबिन इज पैरामैग्नेटिक होता है, ऑक्सीमोग्लोबिन डायमैग्नेटिक होता है। एंड प्रेजेंस ऑफ डीऑक्सी होमोग्लोबिन कॉज करता है माइक्रोस्कोपिक फील्ड वेरिएशन इन द अराउंड द माइक्रोवेस्कुलेचर, रिजल्टिंग इनटू सिग्नल ड्रॉप ऑन द T2 and T2 star weighted images। when any brain area is activated by the particular task, blood flow to that area increase होता है। this increase in the blood flow is much more than that the metabolic demand, with resultant increase in the amount of the oxyhemoglobin and relatively less of deoxyhemoglobin in that area। so ये लीड करता है increased signal in that area from the less deoxyhemoglobin। and functional MRI इंक्लूड करता है पैराडिज्म और टास्क स्टिमुलेट ब्रेन एरियाज। एक्टिव पैराडिज्म इंक्लूड करते हैं मोटर, लैंग्वेज एंड कॉग्निटिव टास्क। एंड पैसिव जो होते हैं पैसिव पैराडिज्म इंक्लूड करता है टैक्टाइल, ऑडिटरी एंड विजुअल स्टिमुलाई। यूजुअल एरियाज मैप किए जाते हैं फिंगर टैपिंग, पोजीशन ऑफ थंब एंड फिंगर्स फॉर सेंसरी मोटर कॉर्टेक्स एक्टिवेशन के लिए, लाइट फ्लैशिंग और विजुअल कॉर्टेक्स, साउंड टोन्स और फॉर द ऑडिटरी कॉर्टेक्स के लिए। सो यहाँ पे देख सकते हैं बोल्ड इमेजेस शो कर रही हैं एक्टिवेटेड रेड एरियाज ऑन द राइट साइड
राइट साइड में जो रेड एरियाज हैं वो एक्टिवेटेड रेड एरियाज हैं एंड ग्रीन एरियाज on the left side and post central gyrus motor gyrus from hand fingers and movement arrow को indicate कर रहा है right center sulcus में and patient has a tumor in the left frontal lobe में पेशेंट को ट्यूमर है। तो क्लिनिकल एप्लीकेशन क्या है एमआरआई के, फंक्शनल एमआरआई के। सो अपार्ट फ्रॉम ऑनगोइंग रिसर्च इन अंडरस्टैंडिंग ब्रेन फंक्शनल एरियाज एंड अंडरस्टैंडिंग साइकेट्रिक डिसीजेस, फंक्शनल एमआरआई हैज clinical uses like mapping of the eloquent cortex in intracranial tumors, seizures, foci and other lesions to determine surgical risk and the optimal surgical approach। मैपिंग ऑफ द जो होती है इलोक्वेंट कॉर्टेक्स की इन द इंट्राक्रैनियल ट्यूमर्स, सीजर्स, फोकाई और जो लीजन्स को डिटरमाइन करने के लिए सर्जिकल रिस्क एंड ऑप्टिमल सर्जिकल अप्रोच होता है। एंड एस्टिमेशन ऑफ रिस्क पोस्ट ऑपरेटिव डेफिसिट, if the particular functional area is more than 2 cm away from tumor or lesion to be restricted, then the patient is less likely to develop post-operative deficit. Determine the hemispheric dominance for the language and susceptibility weighted imaging। susceptibility weighted imaging के बारे में बताइए। ससेप्टिबिलिटी वेटेड इमेजिंग इज ए न्यू टेक्निक that uses susceptibility differences among tissues to differentiate them. It is tissue weighted imaging that uses both phase and magnitude information। susceptibility weighted imaging जो होती है न्यू टेक्निक है जो कि यूज करती susceptibility differences को among the टिश्यूज़ टू डिफ्रेंशिएट करने के लिए। इट इज़ ए टिश्यू वेटेड इमेजिंग दैट यूजेस बोथ फेज एंड मैग्नीट्यूड इंफॉर्मेशन। पैरामैग्नेटिक सब्सटेंसेस जैसे कि डीऑक्सी हीमोग्लोबिन, हीमोसाइडेरियन एंड फेरिटिन कॉज करते पॉजिटिव फेज शिफ्ट रिलेटिव टू सराउंडिंग पैरेनकाइमा में। एंड वाइल डायमैग्नेटिक सब्सटेंसेस लाइक कैल्शियम कॉज करता है नेगेटिव फेज शिफ्ट फॉर ए लेफ्ट हैंडेड सिस्टम। फेज इमेजेस आर सेंसिटिव टू दिस phase shift and can be used to differentiate these substances or tissues। In susceptibility weighted imaging, a phase mask is created from the MR phase images। susceptibility weighted imaging में एक phase mask create किया जाता है from the MR phase images and multiplied with the magnitude images। Automated post-processing is performed at the end of acquisition। 3 sets of images available for viewing include phase images, magnitude images and minimum intensity projection images। सो ससेप्टिबिलिटी वेटेड इमेजिंग जो होती है इंक्रीजिंगली यूज्ड इन वेरियस न्यूरो इमेजिंग एरियाज एज वेल एज बॉडी इमेजिंग। इट इज़ more sensitive for the conventional GRE sequences in detection of small hemorrhagic foci, especially in conditions like diffuse axonal injury. Venous blood has lower T2 star as compared to the arterial blood, so this difference is used to detect a differentiate is used to depict intracranial veins using long time to echo as susceptibility weighting imaging may differentiate calcification from the hemorrhage on phase images। And now cerebrospinal fluid flow study। cerebrospinal fluid flow study ये क्या होता है? There is a continuous to and from movement of CSF during cardiac cycle and during systole because of expansion of cerebral hemispheres. There is a craniocaudal movement of the CSF from the lateral to third and third to fourth ventricles। तो ये cerebrospinal fluid
फ्लो स्टडी होती है, कंटिन्यूस एंड टू एंड फ्रो मोमेंट होता है इसमें CSF ड्यूरिंग द कार्डियक साइकिल में। ड्यूरिंग सिस्टोल बिकॉज ऑफ एक्सपेंशन ऑफ सेरेब्रल हेमिस्फीयर देयर इज ए क्रेनियो काउडल मूवमेंट होता है CSF का फ्रॉम द लेटरल टू थर्ड वेन एंड थर्ड से फोर्थ वेंट्रिकल की तरफ। एंड CSF मूव करता है क्रेनियो काउडोक्रेनियली ड्यूरिंग द डायस्टोल, craniocaudal during the systole and caudocranially during the diastole. These movements manifest as flow voids in the aqueduct of the sylvius on the conventional MR imaging. So cerebrospinal fluid CSF flow study is performed using phase contrast method, which is also used in MR angio and venography. So the study is performed with ECG getting दैट कुड बी, यह स्टडी ECG गेटिंग के साथ परफॉर्म की जाती है। दैट कुड बी प्रोस्पेक्टिव और रेट्रोस्पेक्टिव, जो कि प्रोस्पेक्टिव हो सकती है या फिर रेट्रोस्पेक्टिव हो सकती है। मोस्ट कॉमनली इट इज़ परफॉर्म फॉर द असेसमेंट ऑफ फ्लो। मोस्ट कॉमनली ये किस लिए परफॉर्म की जाती है? फॉर द assessment of flow in the aqueduct, and flow can be assessed in two ways: in playing along the aqueduct and through plane perpendicular to the aqueduct. And at the end of examination, magnitude images showing anatomy and phase or CSF flow images giving information about CSF flow are obtained. So the data is also used to calculate aqueductal stroke volume को भी करने के लिए करते हैं। So this is the susceptibility weighted imaging and magnitude A and mini पहली इमेज में मैग्नीट्यूड एंड मिनी IP है। एंड सेकेंड जो देख सकते हैं आप इमेज ससेप्टिबिलिटी वेटेड इमेजेस एंड ब्रेन आर शोन है। ससेप्टिबिलिटी विनोग्राफी मिनी IP इमेज है सेकेंड वाली। एंड जो थर्ड इमेज ये है, ये अनदर पेशेंट शोज डार्क वेसल्स विथ इंक्रीज विजिबिलिटी ऑफ द स्मॉल वेसल्स। And in this you can see CSF flow study in normal pressure hydrocephalus में and T2 sagittal images of the brain। ये शो कर रहा है hyperdynamic jet in the aqueduct arrows magnitude image। B है phase image जो and SE है from and in plane CSF flow study shows aqueduct and air graph और CSF plotted against the cardiac cycle। एंड जो D है शो कर रहा है flow below the baseline during the systole, above and baseline during the diastole। So on CSF flow images, CSF in the aqueduct is bright during systole। जो CSF फ्लो इमेजेस होती है, CSF जो एक्वेडक्ट में होता है ये ब्राइट होता है ड्यूरिंग सिस्टोल में क्रेनियोकाउडल फ्लो एंड डार्क ड्यूरिंग डायस्टोल क्रेनियोकाउडल फ्लो काउडोक्रेनियल फ्लो। एंड नॉर्मल एक्वेडक्टल स्ट्रोक वॉल्यूम इज अप्रॉक्सीमेटली 42 माइक्रोलीटर्स होता है। नॉर्मल एक्वेडक्टल स्ट्रोक वॉल्यूम कितना होता है? 42 माइक्रोलीटर्स होता है। एंड स्ट्रोक वॉल्यूम मोर देन 42 माइक्रोलीटर्स इज सजेस्टिव ऑफ हाइपरडायनेमिक फ्लो। स्ट्रोक वॉल्यूम जो कि 42 माइक्रोलीटर से ज़्यादा होता है वो किस चीज़ का सजेस्टिव होता है? सजेस्टिव ऑफ हाइपरडायनेमिक फ्लो का होता है। एंड क्लिनिकल एप्लीकेशंस ऑफ CSF फ्लो स्टडीज़। सो इसके क्लिनिकल एप्लीकेशंस क्या हैं? NPH normal pressure hydrocephalus। NPH is a condition elderly patients with clinical triad of dementia, gait disturbances and incontinence of urine। NPH का कंडीशन एल्डरली पेशेंट्स की जिसके क्लिनिकल ट्रायड ऑफ डिमेंशिया, गेट डिस्टर्बेंसेस एंड इनकॉन्टिनेंस ऑफ यूरिन। एंड कन्वेंशनल MR इमेजेस शो करती हैं वेंट्रिकुलर डायलेशन आउट ऑफ द प्रोपोर्शन टू द sulcal widening in NPH। Normal pressure hydrocephalus mean intraventricular pressure is normal compensated hydrocephalus, but the
Pulse pressure is increased several times. The pulse pressure wound pounds against paracentral fibers like corona radiata. Water hammer falls and also causes compression of the cerebral cortex. There is also hyperdynamic flow, increased to and from motion. So in NPH that manifests as increased flow void in the aqueduct to retain MR images. If this flow void is extensive, then there is good response to the ventricular shunting, which is a treatment for NPH. Aqueductal stroke volume more than 42 microliters on CSF flow study usually indicate करती है good response to the ventricular shunting, and NPH patients with a stroke volume less than 42 microliter is less likely to benefit from the shunting, and the CSF flow study has diagnostic as well as prognostic value in the NPH. So shunt evaluation के बारे में देख लेते हैं. वेंट्रिकुलर शंट्स वेंट्रिकुलर जो शंट्स होते हैं हैव स्टॉप वाल्व दैट अलाउ करते हैं यूनिडायरेक्शनल फ्लो ऑन द फ्लो इमेजेस ऑफ द पेशेंट शंट सिग्नल ड्यूरिंग द सिस्टोल डायस्टोल विल ब्राइट gray respectively. If the shunt is blocked, signal in the tube will gray in the both systole and diastole. So flow through the aqueduct is reversed countercranial during the systole. So after shunting, because of the low pressure pathways through the shunt for CSF, and CSF is pushed upwards by the cerebellum and choroid plexus in the fourth ventricle. So if flow is in the aqueduct is normal craniocaudal during systole, it may represent a shunt block. एंड cerebrospinal fluid जो हुई फ्लो करता है स्टडीज में यूजफुल इन डिफ्रेंसिएशन ऑफ एरेक्नोइड सिस्ट फ्रॉम द मेगा सिस्टर्नम मैग्ना एंड एरेक्नोइड सिस्ट will not show CSF movement during systole and diastole and will show different flow than the surrounding CSF. Okay, so this chapter is completed here.